अस्सलाम वालेकुम। फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप आजकल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन इस दौरान एक और ख़बर भी सामने आई है और वो ये है कि यूरोपीय पार्लियामान की नायब सदर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार करने की वजह यह है कि उन पर ये इल्ज़ाम आयद हुए हैं कि उन्होंने खलीजी मुल्क से रिश्वत के तौर पर अच्छी खासी बड़ी रकम भी ली है और कीमती तोहफ़े भी लिए हैं। उनके साथ 4 मज़ीद अफराद भी इस चीज़ में शामिल हैं और तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि कतर से उन्होंने ये तोहफ़े लिए हैं और पैसे लिए हैं, और उसकी वजह यह है कि कतर रिश्वत देकर यूरोपीय पार्लियामान में मुआशी फ़ैसलों के हवाले से असरअंदाज होना चाहता है। उनको अब ओहदे से पार्लियामान की नायब सदर हैं जो उनको ओहदे से भी हटा दिया गया है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। अब इस चीज़ से ये बात मैंने आपसे इसलिए शेयर की, इससे ये बात सामने आती है कि करप्शन एक आलमी मसला है। वो चाहे तहज़ीब याफ्ता ममालिक हैं, चाहे तरक्की पजीर ममालिक है, सब में जराइम होते हैं, सब करप्शन का शिकार हैं। लेकिन आपको तहज़ीब याफ्ता ममालिक में ये चीज़ सामने आएगी कि वो इस्तीफ़े देते हैं, वो इस्तीफ़े लेते भी हैं, वो ओहदों से भी हटा देते हैं, उन पर उनके जुर्म के हवाले से तफ्तीश भी होती है, उनको सज़ाएं भी दी जाती हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाती है और उन पर जुर्म साबित होता है जिसके बाद उनको सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन आपको कभी वहाँ पर ये नारा सुनने को नहीं मिलेगा कि सियासत एक लानत बन चुकी है, अब ये सब कुछ इस निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से है, यहाँ से करप्शन ख़त्म ही नहीं हो सकती क्योंकि ये जो यहाँ पर निज़ाम राइज है, पार्लिमानी निज़ाम है या जमहूरी निज़ाम है, इसकी कमज़ोरियाँ हैं, इस निज़ाम की वजह यहाँ पे तो सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए और उसी वजह से तमाम बुराइयाँ और ये करप्शन और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कोई मसीहा आ जाएगा, मसीहा के तौर पे किसी को सामने लाया जाता है या फिर कोई मसीहा खुद सामने आता है कि जी अब मैं आपकी तमाम मुश्किलात और जितने भी मुल्क का मसाले वो ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैं इस पूरे निज़ाम को की काया पलट दूंगा, मैं पूरा निज़ाम बदल दूंगा। आपको ये नारे वहाँ सुनने को नहीं मिलते होंगे। उसके बरक्स अगर आप तरक्की पजीर ममालिक देखें, ख़ुसूसन पाकिस्तान की मैं बात करूँगी, तो यहाँ पर हमेशा से ही हमारे जो निज़ाम है उस पर करप्शन के इल्ज़ामात की तलवार लटकती रही है। आप कायद आज़म से शुरू कर लें और देखें कि उन्होंने भी अपने दौर में सिंध और KP मौजूदा KP जो कि उस वक्त सूबा सरहद था उसके वज़राए आला को करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया और फिर खान अब्दुल क़य्यूम खान जो हैं वो बाद में KP के वज़ीर आला बने। फिर आपने देखा कि वहाँ पर किस्सा ख़वानी और भावड़ा बाज़ार जैसे वाक़यात रुनमा हुए जो कि जिनको KP की तारीख़ में 9/11 के 9/11 कहा जाता है KP की तारीख़ में। दूसरी बात ये, आप फिर आ जाएँ उसके बाद अयूब ख़ान की तरह। अयूब ख़ान ने जैसे ही ये जनरल अयूब आए और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके ज़रिए उन्होंने सियासतदानों को डिसक्वालीफाई करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया और उसकी बुनियाद भी उन्होंने यही कहा था कि ये करप्ट लोग हैं, इस मुल्क को करप्ट लोगों से पाक करना है, यहाँ पे करप्शन ख़त्म करनी है। उसके बाद आते हैं जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक पहले तो उन्होंने वादा किया कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद हमने देखा कि वो 11 साल विराजमान रहे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफज होना चाहिए और ये इस्लामी निज़ाम ही इन तमाम मुश्किलात को भी दूर करेगा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम है, इस मुल्क में और कोई दूसरा निज़ाम नहीं चल सकता। उसके बाद हमने देखा कि सदर इसहाक ने 2 दफ़ा नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की असम्बलियों को तहलील किया, फिर फ़ारूक लगारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दफ़ा हुकूमत का तख्ता उल्टा और उन्होंने ये कहा कि करप्शन की होशरुबा दास्तानें सामने आई हैं जिसकी वजह से इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि मैं असम्बली जो है वो उलट दूँ। उसके बाद सामने आती है बात जनरल मुशर्रफ की। वो आए और उन्होंने वही पुराना नारा लगाया कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। उन्होंने 7 रुकनी एक मैंडेट सामने लाया जिसका महवर और मरकज़ ही यही था कि मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है और फिर नैब जैसा इदारा वजूद में आया।
نیب نے اس ملک سے کرپشن ختم کرنے میں کتنا کردار ادا کیا، یا پھر اس نے اس ملک میں کرپشن کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، یہ تو ایک الگ داستان ہے. لیکن اس پوری صورتحال سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اور ترقی یافتہ اور مہذب ممالک کی سوچ اور شعور میں کتنا فرق ہے. اس حوالے سے سب سے حالیہ مثال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب اور پاناما کیس ہے، جس میں ان کو بلیک لا ڈکشنری کے تشریح کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ایسی ان کو حوالہ دیتے ہوئے برطرف کر دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی، اور اس کی مثال آپ کو روئے زمین پر کہیں نہیں ملتی، اور ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا. اور پھر یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اس کے تحت ان کو پارٹی قیادت کی سربراہی سے بھی محروم کر دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس پورے عمل کا پارلیمان کی کمزوری میں کتنا کردار رہا، کتنا اس نے پارلیمان کو کمزور کیا. اور پھر 2018 کے الیکشنز کے بعد جو حکومت آئی، جو کہ ہمارے سامنے یہی پیش کیا گیا کہ یہ ایک مسیحا آپ کے سامنے ہے جو کہ کرپشن کی، چوری کی، یہ ساری جو بھی وارداتیں ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور پاکستان جو ہے اس نے جنت بن جانا ہے. لیکن پھر یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ شخصیات اور ان شخصیات کی کرپشن کی داستانیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ سب بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کون کس طرح کی کرپشن میں ملوث رہا. اب یہاں پر جس بات پر اس پوری جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی اور پھر میں نے یورپی پارلیمان کی مثال دی ہے، آج ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کہا ہے کہ یار یہ سسٹم کی کمزوری ہے، ہم کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ یہاں سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ سسٹم جو پوری دنیا میں رائج ہے، وہ جمہوری نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے، وہ پارلیمانی نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے، آخر میں آپ کی تان اس نظام پر ہی ٹوٹتی ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں انسانی حقوق، معاشی اور سماجی انصاف اور جمہوریت کمزور ہوں، وہ مقدم نہ ہوں، تو وہاں پر انسانی معاشرے کا قیام نہیں ہو سکتا. یہ تمام لوگ جو کہ اپنے وقت میں مسیحا بن کر سامنے آئے، جیسے کہ جنرل ایوب، ان کی نسل عرب پتی، جیسے کہ جنرل ضیاء الحق، ان کی آپ دیکھیں تو ان کی نسل عرب پتی، جنرل مشرف، ان کی نسل عرب پتی، اور پھر حال ہی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی خبر بھی آپ کے سامنے آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی ہے، اس کے پیچھے اصل میں کوئی اور کہانی ہے.